चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 के यूनिट 3 में, जहां पे है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। और आपको इसके यूनिट 1 में मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट का 4 फॉर्म है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, जल्दी 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 कुछ चीजें याद कर लेनी, जैसे कि फीचर्स ऑफ परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होता है, सेलर भी होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस होता है, सब लोग एक ही कीमत पे अपनी सारी चीजें बेच रहे होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, उसको बोला प्रोजेक्ट होमोजेनिटी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन कैसा होता है सर, इस मार्केट में परफेक्टली कंपटीशन होता है, बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बोला इन डिफरेंस, मतलब बायर और सेलर आर इंडिफरेंट टू वूम दे बाय और सेल। सब जगह एक ही रेट बिक रहा है, सब लोग एक ही चीज खरीद रहे हैं, सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंडिफरेंस होता है बेटा। ठीक, चलो सर आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है, किसी भी चीज की कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं है, प्योर कंपटीशन है। अब लेकिन प्योर कंपटीशन के लिए ना आपको 3 कंडीशन याद रखनी होती है। देखो, व्हेन द अबव 3 कंडीशंस आर मेट, मार्केट इज प्योर। वो 3 कंडीशन क्या है सर? पहला, होमोजीनियस गुड, परफेक्ट इंफॉर्मेशन और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये 3 बातें होनी चाहिए बेटा। चलो अच्छा, अब्सेंस ऑफ मोनोपोली। अगर मोनोपोली नहीं है, प्योर कंपटीशन इंप्लाइज नो नो, आई मीन की नो मोनोपोली। एडिशनल कंडीशन फॉर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नॉलेज, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्राइस टेकर। ये 3 बातें और भी हैं, क्या नाम है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, कि यहाँ पे हम किस प्राइस पे बेचेंगे हम तय नहीं करते, इंडस्ट्री तय करती है। इंडस्ट्री कौन करती है? अरे मेरे जैसे बहुत सारे सेलर आपस में बैठ के एक प्राइस तय कर लेते हैं, तो हम जब आपस में बैठे हुए होते हैं ना, तो हम कहलाते हैं इंडस्ट्री। जब हम लोग अलग अलग बैठे होते हैं तो हम ही लोग कहलाते हैं फर्म। हमें यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है और ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांजेक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है बेटा। चलो अब देखते हैं कि इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बस वो चीज देख लेते हैं बेटा। देखो, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का कंपोजिशन है। सर ठीक है, इंडस्ट्री का कंपोजिशन समझ में, आपने मुझे बताया बहुत सारी फर्म मिलकर इंडस्ट्री बनाती है एक। इंडस्ट्री का एक इक्विलिब्रियम होता है। अब इंडस्ट्री ना अपने हिसाब से डिमांड और सप्लाई को इवैल्यूएट कर लेती है। जैसे द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल आउटपुट इक्वल द टोटल डिमांड एंड द प्रिवेलिंग प्राइस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जो प्राइस चल रहा होता है वही हो जाती है मेरे लिए इक्विलिब्रियम प्राइस। अब फर्म का भी इक्विलिब्रियम देखा जाता है, अभी तो इंडस्ट्री का देखे तो फर्म का देखो। A firm is in equilibrium when it maximizes its profit with no incentive to change its production. अब जो फर्म है, फर्म को पता है कि मैं इतना बनाऊंगा, इतने में बिक जाएगा, मेरा इतना नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। ऐसे समझो कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रॉफिट्स भी तय होते हैं कि ये नॉर्मल है, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हो। अब कुछ बातें और, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो, फर्म रीच इक्विलिब्रियम व्हेन दे मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट इक्विलिब्रियम आउटपुट। उनका इक्विलिब्रियम आउटपुट भी फिक्स होता है, उनका प्रॉफिट भी फिक्स होता है। इस वाले यहाँ पे सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। प्राइस टेकर, मैं बता चुका हूँ कि हम लोग प्राइस टेकर होते हैं। अब कुछ बातें और, अब इसका देखो सर, डिमांड का कर्व। अब डिमांड का कर्व देखने के लिए मेरे साथ आ जाओ नई बात में सर। नई बात ये है, जो बच्चा इसको समझ गया पक्का पक्का, उसके हो गए वादे न्यारे, उसके हो गए सर वादे न्यारे। ये वाला डायग्राम देख लेना दोस्त, ये वाला डायग्राम देख लोगे ना तो आपको भी अच्छा अच्छा लगेगा। सर ये है इंडस्ट्री और ये है फर्म। ठीक, इंडस्ट्री ने डिमांड और इंडस्ट्री ने सप्लाई को देखकर पहले से ही कीमतें बता दी कि भैया कीमतें तो ये रहेंगी, तो इसको मिल गई ये कीमत, इसको मिल गई है ये कीमत। किसको? किसको सर? फर्म को मिल गई कीमत, तो कीमत तो उसने दे दी। अब बोला यही कीमत आपके लिए आपकी प्राइस है कि आपको इसी प्राइस पे बेचना है। अब आप सारे गुड्स अगर इसी प्राइस में बेचोगे, तो आप अगर एक गुड्स बेच रहे हो 10 का बिकता है, 2 गुड बेचते हो 20 का बिकता है, 3 गुड बेचते हो 30 का बिकता है, तो इसका मतलब आपका एडिशनली गुड कितने का बिकता है? 10 का बिकता है। तो आपका प्राइस किसके इक्वल रहेगा? एवरेज रेवेन्यू के भी और मार्जिनल रेवेन्यू के भी। डन? बोलो समझ में आया? हाँ, तो ये यहाँ पे यही बात आपको समझाने की कोशिश करता है। अब आगे देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, एमआर और एमसी इक्वल रहेगा। MC curve must cut MR curve from below, MC should have a positive slope.
अब देखो इन्होंने बोला MR भी यही है, MC भी यही है। अब आप एक डायग्राम बस मेरे से ऐसे ले लो कि ये ना एक कॉस्ट ऐसे नीचे से जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं MR इसको यहाँ पे कट करता है। तो ये ना MC भी है, ये वाली लाइन MC भी है, और MR ने इसको यहाँ पे कट कर दिया। तो बोला कि सर ये ना आपके लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली कंडीशन है कि इतना बना लो, यही आपके लिए इक्विलिब्रियम वाली भी कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन है कि हमेशा हमेशा आपका MR MC के इक्वल रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा, और दूसरा हमेशा MC जो है आपके MR को नीचे से काटेगी, बिलो से, क्योंकि भैया अगर वो ऊपर से काटेगी तो मैं तो कभी बना ही नहीं पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया इतना वाला एरिया दिख रहा है, दिस इज माई प्रॉफिट ना दोस्त, कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ क्योंकि पहले मेरी कॉस्ट कम थी। डन। चलो सर, अब इतना समझ में आया, तो अब देखते हैं सर शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। डन। मुझे 1 मिनट का टाइम दो बेटा, मैं पानी पी के आता हूँ, यहाँ पानी खत्म हो गया। चलो सर अभी दोबारा देखते हैं सर, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, काफ़ी देर से वीडियोस बना रहा था इसलिए रिवीजनरी वीडियोस। देखो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट भी तो भैया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जाएगी, लेकिन शॉर्ट रन सप्लाई कर्व देखते हैं कंपटीशन मार्केट का। देखो आपको ना ऐसे समझना है 3 बातें अभी मेरे से। बात नंबर 1, वो कोई भी सेलर जो मार्केट में है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा, ठीक। अब चाहे वो शॉर्ट रन में जाए या लॉन्ग रन में जाए, कमाना तो उसको प्रॉफिट है, तभी तो एस्टेब्लिश होगा, नहीं तो छोड़ छाड़ के चला जाएगा। अब सवाल है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट जहां पे वो लोग सब उस प्राइस पे चीजें बेच रहे हैं जो इंडस्ट्री ने तय कर दी है, और क्या वो लंबे समय तक इसी प्राइस पे बेचेंगे। तो इसका मतलब तो यार जब सबको सब कुछ पता है, इसी प्राइस पे बेचना है, डिमांड और सप्लाई पहले से इंडस्ट्री ने तय कर रखी है, ये प्राइस निकाल दिया, तो मैं तो कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं पाऊंगा। तो ये झूठ बात है। झूठ बात इसलिए है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस तय की गई है वहां पे प्रॉफिट तो लिया गया है, लेकिन वो नॉर्मल प्रॉफिट है कि इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप अर्न करते रहोगे लंबे समय तक के लिए। तो आप बस ऐसे याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन चाहे लॉन्ग टर्म में रहे या शॉर्ट टर्म में रहे, कमाती वो नॉर्मल प्रॉफिट ही है। लेकिन अब इसके लिए काम चीजें कैसे करती है वो सुन लो। यहाँ पे कंडीशन है फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री का। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन किसी भी सिचुएशन में जाके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगती है, मतलब ज्यादा पैसा कमाने लगती है, तो बहुत सारी नई फर्म्स यहाँ पे एंट्री करने लगती है। और वो कब तक एंट्री करेगी? जब तक वो एबनॉर्मल प्रॉफिट गिरते 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 प्रॉफिट नॉर्मल में ना कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब इसका उल्टा सिनेरियो पकड़ते हैं कि मान लिया आपने तो बोल दिया कि सर परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, लेकिन किसी सीन में वो लॉसेस कमाने लग जाएगी, तो क्या होगा? बहुत सारी फर्म फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से एग्जिट लेने लगेगी। कब तक? जब तक वो लॉसेस वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे ना आ जाए। तो ये शॉर्ट रन सप्लाई का फर्म का वही बात बताता है। और अब अगला कि कैन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट? तो आंसर इज यस, बट दिस आंसर इज सुपर, यहाँ पे लिखा है फर्म कैन अर्न इवन सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड लॉसेस। लेकिन ये सुपर नॉर्मल, नॉर्मल ये सब कवर हो जाता है कैसे? फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट से। ठीक, चलो सर इतना समझा के आगे चलते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है। तो मैं आपको लॉन्ग रन में भी सेम सिनेरियो बता चुका हूँ, तो आप इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना। अब आ जाते हैं सर कंडीशंस पे। देखो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। देखो condition for long run equilibrium, all firm maximize profit, no incentive for firm to enter or exit, earning zero economic profit। मतलब quantity supplied equal to quantity demanded at market price। और ये conclude करता है कि हम कमा रहे हैं normal profit, not economic profit। economic profit is not answer, क्योंकि economic profit आपको पता है ना वो opportunity cost को भी include कर देता है, तो ये यहाँ पे सिर्फ normal profit cover करके चला जाता है। डन। अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छोड़ देते हैं, लॉन्ग रन कैरेक्टरिस्टिक इसको याद रख लेते हैं कि आपका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के, प्राइस के, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। ठीक है ना, हर एक चीज यहाँ पे इक्वल होगी, चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा। चलो अब शिफ्ट लेके आते हैं सर मोनोपोली मार्केट में कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है। मोनोपोली मीन्स होता है अलोन टू सेल, वर्ड का मीनिंग है it occur when there is a single seller of a product with no close substitute। डन है सर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं सर। प्योर मोनोपोली इज अ थियोरेटिकल और रेयरली फाउंड इन प्रैक्टिस, ऐसा कहीं नहीं पाया जाता। पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं
कि इसको तो गवर्नमेंट बेचती है, तो यहाँ तो एक ही सेलर है, तो ये तो मोनोपोली हुआ। कहने को मोनोपोली है, बट वो भी ऑफन एग्जिबिट करती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मान लिया रेलवे तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने होम टाउन जाने के लिए सिर्फ रेलवे ही यूज़ करना है, मैं कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ। चलो सर देखते हैं फीचर ऑफ मोनोपोली। बेटा सिंगल सेलर होता है, बैरियर टू एंट्री होती है। अब क्योंकि मोनोपोली है मेरी, तुम नहीं बेच सकते, मैंने पेटेंट कॉपीराइट बहुत सारी चीज़ें कराई हुई है, मेरे जैसे गुड्स को कोई नहीं बनाता, नो सब्सटीट्यूट होता है। और मार्केट में मैंने एक पावर जनरेट कर ली है कि इस पावर में या फिर इस गुड्स पे या फिर इस क्वांटिटी में या इसी चीज़ पे मैं बेचूंगा। अच्छा, सवाल है कि मोनोपोली बनता कैसे है। मोनोपोली बनने के बहुत सारे रीजन है। पहला, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब मैंने अपने प्रोडक्शन चैनल को या प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि अब उसमें कोई दूसरा आके चीजें बना ही नहीं सकता। जैसे मोनोपोली कैन अराइज फ्रॉम द कंट्रोलिंग स्केयर रिसोर्सेज, मतलब मैं वो बेचता हूँ जो मेरे पास ही है इनपुट, या फिर मैं वो उस टेक्नोलॉजी से बनाता हूँ जो टेक्नोलॉजी किसी और के पास है ही नहीं। दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द अदर फर्म आ नहीं सकती। तो पहला पॉइंट हो गया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। दूसरा, यूनिक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सब में यूनिक है, अब कोई बना ही नहीं सकता। अब आप ऐसे समझ लो ना, दुनिया सब कहती है मेरे पास फोन है, फोन है, फोन है, फोन है, फोन है, लेकिन आईफोन वाले कहते हैं मेरे पास आईफोन है। अरे इसका मतलब वो एक तरीके से यूनिक प्रोडक्ट हो गया। गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया हुआ, मतलब बाकी सब बनाते हैं लेकिन मैं बनाता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देती है, तो मैं अपनी चीजें सस्ती बेचता हूँ, तो इसका मतलब कोई और कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, मुझे तो सब्सिडी मिल जाती है। पेटेंट और कॉपीराइट करके भी मैं मोनोपोली क्रिएट कर सकता हूँ बिजनेस के कॉम्बिनेशन से। मतलब मान लिया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सेम चीज़ बना रहे हैं, मैंने एक दिन सबको बुलाया, बोला कि आपस में मिलके धंधा करते नहीं है, हम सब मिलके एक यूनिट बन जाते हैं और फिर धंधा करते हैं, फिर मार्केट में हम जितने में चाहेंगे चीज़ें उतने में बिकेगी। अभी हम आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। चलो सर, हाई बैरियर टू एंट्री। अभी यहाँ पे लिखा था कि एंट्री ही नहीं है, अब यहाँ पे बोले हाई कि आ सकते हो लेकिन बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ती है। तो अब इस केस में होगा क्या कि लोग आएंगे ही नहीं, डर जाएंगे सर। एक है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या है कि सर ये ऐसी मोनोपोली है कि जो होगी ही होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि occur due to large economies of a scale where the single firm can produce at lower cost than multiple firm। देखो इंडिया में ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत नेचुरल मोनोपोली है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा प्लांट कि चाहकर भी कोई नया फर्म उसमें आके बना नहीं सकता। तो उसकी एक बन गई है नेचुरल मोनोपोली बहुत बड़े स्केल पे जाने की वजह से। इस्टेब्लिश्ड गुडविल, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों को मेरा ही प्रोडक्ट पसंद आता है, तो मेरी गुडविल क्रिएट हो गई है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, सरकार ने लगाई हुई है कि भैया ये फर्म में अब नई एंट्री हम नहीं ले रहे हैं। या फिर एंटी कम्पिटेटिव प्रैक्टिस, मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि मेरे कंपटीटर मेरी स्ट्रेटजीज को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब अगला चलते सर, मोनोपोलिस्टिक रेवेन्यू कर्व। अब आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। अब डायग्राम तो मैं पहले बना रहा हूँ ऐसा, देखो सर, चाहे मैं मोनोपोली हूँ या फिर मोनोपोलिस्टिक हूँ, हमेशा मेरा ए आर और मेरा एम आर ऐसा रहेगा, ये रहेगा ए आर और ये रहेगा एम आर। सर दोनों लोग शुरू तो सेम जगह से होंगे, लेकिन मीन टाइम पे क्या होगा, मेरा एम आर छोटा हो जाएगा ए आर से। यहाँ पे भी अपने एडिशनल यूनिट को बेचने के लिए आपको कीमतें कम करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा है कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती है महंगी होती चली जाती है। दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट ये कहता है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, एडिशनल यूनिट आपका बायर, एग्जिस्टिंग बायर तभी खरीदेगा जब उसको चीज़ें थोड़े से कम प्राइस पे मिलेगी। क्योंकि एक कंसेप्ट यहाँ पे लगता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते ही, एक यूनिट कंज्यूम करते ही मुझे दूसरे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी अब कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसा रहता है दोनों के केस में, मोनोपोली के केस में भी और मोनोपोलिस्टिक के केस में भी। ठीक, लेकिन हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं बेटा। ठीक, देखो सर, अब टाइप्स ऑफ मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस जैसे कि रेलवे। अच्छा, अगला डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली जो कि अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है रेलवे का, यहाँ पे आप रख लो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का सर कैसे, सर इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो किसान होते हैं उनको वो लोग बहुत कम रेट में देते हैं, इवन 50 पैसे में। कमर्शियल जो दुकान वगैरह चलाते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं, उनको थोड़ा सा महंगे में देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास जो फैमिली मैंस होते हैं, उनको थोड़ा से कम में डोमेस्टिक प्राइस में दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सर ये लोग अपनी प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। सर देखो, मोनोपोलिस्ट डिसीजन मेकिंग,
अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं, मोनोपोलिस्ट डिटरमाइन बोथ आउटपुट एंड प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये लोग दोनों चीजें तय करते हैं, क्योंकि तुमने बोला ना हम ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो यूनिक है। देखो एक होता है मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर है, उसके बाद एक आता है मोनोपोलिस्टिक, मतलब एक जैसे बट अलग हम कंपटीशन करें। जैसे कि समझो ना, रेलवे हो गया मोनोपोली, लेकिन ये जो सोप है ना, सोप साबुन जिससे नहाते हैं, आपको शायद पता भी ना हो कि लाइफ बॉय कितने का आता है, आपको शायद ये भी ना पता हो कि सिंथॉल कितने का आता है, और भी बहुत सारे सामान होते हैं कितने के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी प्राइस पे फाइट ही नहीं करते। ये लोग किस पे फाइट कर रहे हैं? डिजाइनिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, क्वालिटी पे, इन सब चीज़ों पे लड़ रहे हैं। तो ऐसा बाजार मोनोपोलिस्टिक होता है कि गुड्स काम तो झाग निकालने का ही कर रहा है ना साबुन, लेकिन ये जो झाग निकल रहा है हर कंपनी का, ये हमारा ज़्यादा है, हमारा कम है, हमारा बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग है सर। ठीक, आगे कॉस्ट की कंडीशन क्या? हमेशा एसी एंड एमसी कव रहेगा सिमिलर टू द कंपटीटिव मार्केट, बट रेवेन्यू कंडीशंस डिफर ड्यू टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। इनका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, मतलब एडिशनल यूनिट बेचने के लिए तुमको कीमतें कम करनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस डिटरमाइंड विद द एमसी इक्वल्स टू एमआर, जहाँ पे आपका एमआर और एमसी, अब देखो सेम कंडीशन ना, सेम कंडीशन आपके परफेक्ट कंपटीशन में भी थी, जहाँ पे आपका एमआर और एमसी इक्वल हो, लेकिन आपके एमआर को एमसी नीचे से काटे, आपके एमआर को आपका एमसी नीचे से काटे। ठीक यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है बेटा। देखो ग्राफिकली अगर इसको डिपिक्ट करोगे, एमसी कटिंग एमआर एट ई टू डिटरमाइनिंग द आउटपुट, मतलब नीचे से काटता है सर। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक एडजस्ट प्लांट का साइज, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नॉट नेसेसरली एट द मिनिमम। अब आप इसको ऐसे याद कर लो कि ये लोग यहाँ पे कमाते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एब नॉर्मल प्रॉफिट। आगे चलने दो बेटा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ये बोला गया प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन। अरे कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वैसे ही प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। अब इसका एग्जांपल देखो बेटा। अ फैमिली डॉक्टर चार्जेस हायर प्राइसेस टू रिचर पेशेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस लेस फॉर रूरल हाउसेस। ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट मार्केट टू डिफरेंट बायर अनरिलेटेड टू द कॉस्ट डिफरेंसेस, मतलब बनाने की कॉस्ट सेम है पर बेचने की कीमतें अलग अलग है। नेचर ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कैसा कैसा होता है? देखो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्ट यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट सेगमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड करो डिफरेंट फ्रेट चार्जेस, डंपिंग गुड, फेरी ट्यूशन फीस, ऑफ पीक फोन कॉल रेट, अलग 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 है। पहले हुआ करते थे इंडिया में, पता है पहले क्या होता था कि रात के समय बात करोगे तो कम पैसे लगेंगे, इसने करा दी बहुत सारी सेटिंग्स, लड़का लड़की बहुत सारे आपस में सेटिंग होने लगे। तो जो तुम करते हो ये बहुत पुरानी चीज़ है बेटा। पुराने समय में हम लोग मजबूरी में बात करते थे, तुम शायद अभी शौक में बात करते हो। मजबूरी थी कि कीमतें रात को कम लगती थी। अच्छा, कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, रिक्वायर मार्केट कंट्रोल, एबिलिटी टू सेगमेंट मार्केट एंड डिफरेंस मार्केट इलेक्ट्रिसिटीज ऑफ द डिमांड। अब ये बात ना आपको याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी बेटा। देखो पहला क्या बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कंडीशन क्या? पहला कि आपका मार्केट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल ही नहीं है तो क्या डिफरेंट प्राइस चार्ज करोगे? कोई और आके उससे ज्यादा कर देगा या कम करके आपका मार्केट खराब कर देगा। दूसरा एबिलिटी टू मार्केट सेगमेंट, आप अलग अलग मार्केट तो बनाओ चार्ज करने के लिए अलग अलग कीमतें। तीसरा डिफरेंस डिफरिंग प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, अब अलग अलग मार्केट की इलास्टिसिटी भी अलग होगी। तो इन्होंने बोला ये है कंडीशंस इसकी। आगे प्रिवेंटिंग रीसेल बिटवीन मार्केट एंड असेंशियल, अब ऐसा भी नहीं हो कि मान लिया कहीं पे आप चार्ज कर रहे हो 10 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी समझो डोमेस्टिक वालों से लेती है 5 रुपए, कमर्शियल वालों से लेती है 10 रुपए, और एग्रीकल्चर वालों से लेती है 1 रुपए। अब ये इंश्योर करना कहीं ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर वाला आपसे 1 रुपए में लेके कमर्शियल वाले को 10 रुपए में बेच दे, तो तुम्हारा तो बाजार ही खराब हो जाएगा। तो सर ये बोला कि कंडीशंस क्या क्या बोला। अब आगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहला फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्या मतलब है? देखो चार्जिंग ईच कंज्यूमर हाईएस्ट प्राइस दे आर विलिंग टू पे, सेकंड डिग्री। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज और द रिपीटेड परचेज। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन द कस्टमर सेगमेंट या लोकेशन। तो डिग्री बात, थर्ड डिग्री बात करती है लोकेशन पे, सेकंड डिग्री बात करती है कि क्या तुम दोबारा खरीदने आओगे तब पे, और फर्स्ट डिग्री चार्ज करती है कि तुम्हारी हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी होगी तुमसे उतना ले लेंगे। चलो सर अगला, फिर से हर जगह कंडीशन वही है कि हमारे एमसी से इक्वल होना चाहिए और उसको नीचे से कट करना चाहिए। चलो सर आगे चलने दो। इकोनॉमीज इफेक्ट ऑन मोनोपोली,
आपके हिसाब से मोनोपोली अच्छी है? पहले देखो सर, क्रिटिसिज्म है मोनोपोली पे, क्या क्रिटिसिज्म है? पहला क्रिटिसिज्म जो मोनोपोली पे है, रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर, ये इकोनॉमी के वेलफेयर को कम करता है। दूसरा, चार्जेस हायर प्राइसेस एंड प्रोड्यूस लेस आउटपुट। अब क्योंकि सेम चीज तुम कहीं पे 5, कहीं पे 1, कहीं पे 10 में चार्ज कर रहे हो, यार तुम्हारी कॉस्ट तो इसका मतलब किसी को 1 रुपये में बेचते हो तो इसका मतलब कॉस्ट तो तुमको कम आती होगी, वही चीज तुम किसी को 10 रुपये में बेच रहे हो तो बोला हाइयर पैसे चार्ज करता है और लेस आउटपुट करता है, इसका मतलब ये कंपटीशन को वायलेट करता है। अगला, अर्न अनजस्टिफिएबल इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक बात है, अनजस्टिफिएबल प्रॉफिट कमाता है। अच्छा, इसका कंज्यूमर के वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ता है? देखो, प्राइसेस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस, लिमिटिंग कंज्यूमर चॉइसेस। मोनोपोली कंज्यूमर के चॉइस को लिमिट करता है, उसके सरप्लस को खा जाता है। कंज्यूमर पे हाइयर प्राइसेस विद लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, है ही नहीं ना, तुम मोनोपोली हो। बैरियर एंड इन्फ्लुएंसेस, क्रिएट बैरियर टू एंट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट, लिमिटिंग कंपटीशन। डन सर। यूजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल प्रोसेस। अरे ये तो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि ये लोग पावर का यूज करते हैं, पॉलिटिक्स को खरीदते हैं। इंसेंटिव एंड एफिशिएंसी, बोला लैक इंसेंटिव टू एफिशिएंट इनोवेशन। तुमको पता है कि तुम्हारा सामान ही लोग खरीदेंगे तो तुम यहाँ पे इनोवेट भी नहीं करते अपने आप को, कहते हो कि जी बिक रहा है ना, बेचने दो। इकोनॉमिक की इनएफिशिएंसीज, बोला लीड टू इनएफिशिएंसीज ड्यू टू द रिड्यूस मैनेजमेंट एफिशिएंसी। अब कोई मैनेजमेंट है नहीं तो रिड्यूस तो हो गई। आगे देखो सर, इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था वो मैं आपको पढ़ा रहा था मोनोपोली, ठीक वैसा ही है मोनोपोलिस्टिक। मतलब मोनोपोली रेलवे है और सोप इंडस्ट्री जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया इसके रेफरेंस में वो है मोनोपोलिस्टिक। ऑलमोस्ट ये भी सेम है, देखो जी सेम एग्जांपल भी मैंने लिख दिया। मार्केट फॉर सोप डिटर्जेंट इंक्लूड जैसे लक्स, विविल, सिंथॉल, डेटॉल, लिरिल, पीएस साबुन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट्स आर टेक्निकली सिमिलर, मतलब झाग पैदा करते ना, बट डिफरेंशिएटेड बाय ब्रांडिंग एंड क्लेम्स। अब लोग इसको ये कहते हैं हमारा ज़्यादा झाग है, हमसे कीटाणु मार देते हैं, हम आपको ऐसा बना देते हैं कि आप जहाँ जाओगे लोगों की भीड़ आ जाएगी। डन, अच्छा जी, ये ऐसे ही बोलते, मैं थोड़ी बोलता हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? ईच सोप ब्रांड डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन अ यूनिक क्लेम। सर मार्केट टाइप, कंबाइन फीचर फॉर बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। अगला, कॉमन इन इंडस्ट्रीज लाइक क्लॉथिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ट्रेड और लार्ज सिटीज में ये सब देखा जाता है बेटा। इंडस्ट्री का एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूँ, आगे देखो सर फीचर्स का। मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज बायर और सेलर होते हैं, फिर से शुरू करते हैं बेटा एक बार। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर, लार्ज सेलर होते हैं, लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर और लार्ज बायर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में बोला गया लार्ज बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, सेलर होते हैं, बायर तो यहाँ पे लार्ज ही होते हैं। देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट था, कहाँ परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है बेटा। ब्रांड की लॉयल्टी क्रिएट की जाती है। इलास्टिक डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड मतलब यहाँ पे भी कीमत आपकी डिमांड को तय करता है। यहाँ पे भी फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है, लेकिन ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि लो बैरियर होता है एंट्री में, न्यू फर्म एंटर कर सकती है इफ प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट होती है, और यहाँ पे अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा। आगे, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम टू द फर्म। देखो थोड़ा सा फास्ट है, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से तय कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन सी चीज़ें नहीं, क्योंकि ये रिविजनरी बैच है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो पढ़ाने की जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। देखो मैं गारंटी 100 की तो नहीं करता, बट आई कैन बेट अगर आप ये सारे वीडियोस को ऐसे देख लोगे तो यू कैन अर्न एटलीस्ट 70 मार्क्स। डन, तो चलो सर देखते हैं। Monopolistic competition characteristic, product are differentiated leading to downward sloping demand curve for the firm. Each firm is a price maker, not price taker. Perfect competition price taker है, ये लोग price maker है, खुद ही quantity और price दोनों चीजें तय करते हैं। Determines its own price based on the product differentiation. अच्छा, अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कब आता है? जब इनका MC/MR के इक्वल हो जाता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यस सर, इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्राइसेस को खुद ही अपने कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। लॉसेस हो सकता है अगर इनका कॉस्ट इनके प्राइस से ज्यादा हो जाए। अच्छा, लॉन्ग रन में एंट्री एग्जिट होता है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, एक्सेस कैपेसिटी होता है। लॉन्ग रन में बोला, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लीड्स टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि अब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर आता है। देखो सुनो ना बेटा, मैंने क्या बोला, ये लोग खुद ही अपनी कीमतें तय करती हैं। ये लोग शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जाके ना इनको भी अपने आप को
अल्टीमेटली तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ तक करें, वहीं तक करें ना जहाँ तक मेरा एवरेज कॉस्ट मेरे एवरेज रेवेन्यू के बराबर ना हो जाए, वहां पे मैं बंद कर दूंगा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बंद कब होगा, जब आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट घटते 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 लॉन्ग रन में जाके नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बस इतना सा बात याद रखना, ठीक। अब आगे जाने दो। ओलिगोपोली बेटा, ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जैसा कंपटीशन अमंग द फ्यू वेयर मार्केट पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म occur with 2 or 10 offering homogeneous या differentiated product। बोला ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो थोड़ा सा होमोजीनियस है, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, मतलब एक जैसा ही है। और यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेलर जो मैंने आपको बोला ना फ्यू, ये 2 से 10 के बीच में होते हैं, ठीक। चलो एग्जाम्पल के तौर पे है कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड, ऑटोमोबाइल्स का, एयरलाइन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन, मोबाइल टेलीफोनी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डन, आगे चलने दो। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, परफेक्ट ओलिगोपोली। इम्परफेक्ट, प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड। अभी मैं ऐसे याद रखूंगा कि अगर हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो हम परफेक्ट ओलिगोपोली है, लेकिन अगर हमारा डिफरेंशिएटेड है तो हम लोग इम्परफेक्ट है। जैसे एल्यूमिनियम, सब एक ही जैसे एल्यूमिनियम बनाएंगे तो वो क्या हो गया, परफेक्ट ओलिगोपोली। लेकिन अगर मैं टाल्कम पाउडर बना रहा हूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूँ, तो हम अपने प्रोडक्ट को हल्का तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। चलो सर, अब ये देखना सर क्लासिफिकेशन, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज ओलिगोपोली। मतलब ओपन अलाउ न्यू फर्म, क्लोज रिस्ट्रिक्ट एंट्री। डन। अगर ओपन है मतलब हम क्या कहते हैं, भैया तुमको भी बनाना है, तुम भी आओ बनाओ, हम नहीं रोक रहे। एक होता है क्लोज, भैया नहीं बना सकते क्योंकि मैंने इसका पेटेंट लिया हुआ है। कॉल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, कॉल्यूसिव इन्वॉल्व एग्रीमेंट ऑन प्राइस या आउटपुट, कॉम्पिटिटिव लैक सच एग्रीमेंट। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब जितने भी सेलर हैं आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है कि भैया इस कीमत से नीचे मत बेचना। लेकिन कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली का मतलब सारी फर्म अपनी प्राइसेस तय कर रही हैं। पार्शियल या फुल ओलिगोपोली, पार्शियल एज अ डोमिनेंट लीडर सेटिंग प्राइस। मतलब पार्शियल आप ऐसे समझो, एक फर्म है, उसके नीचे 5 फर्म और है, उसके नीचे 5 फर्म और है, लेकिन ये जितने में बेचता है बाकी सब उतने में बेचने लग जाते हैं। ये कीमतें कम करता है, बाकी 4 भी कम करने लग जाते हैं। तो उसको हमने बोला पार्शियल एज अ डोमिनेंट प्राइस लीडर, फुल लैक एज अ क्लियर प्राइस लीडर। लेकिन अगर फुल ओलिगोपोली है, वहां पे कौन किस प्राइस पे बेचेगा किसी को कुछ नहीं पता, सब अपनी अपनी कीमतें तय करती हैं। इंपॉर्टेंट, सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज। सिंडिकेटेड यूज सेंट्रलाइज सिंडिकेट फॉर सेल, ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व एसोसिएशन फॉर द प्राइस एंड कोट्स। सिंडिकेटेड, एक आदमी तुम्हारी सेल और प्राइस तय कर रहा है। देखो इससे ना कंफ्यूज मत होना पार्शियल से। पार्शियल में वो लीडर है, उसने तुमको बोला नहीं कि तुम कितने में बेचो, लेकिन वो जितने में बेचता तुम सब अपने आप उसमें बेचते हो। लेकिन सिंडिकेटेड में सबने बैठ के तय कर लिया कि इतने में बेचेंगे। अच्छा, अब ये सब ना, ये सब आप ऐसे समझो कि इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। अब आप पेप्सी और कोला को देखो ना, आपको शायद ही रियली पता हो कि पेप्सी और कोला में से कौन बनाता है माउंटेन ड्यू और कौन बनाता है स्प्राइट, लेकिन दोनों की बोतल का कलर सेम है। आपको शायद ही पता हो कि कौन बनाता है माजा और कौन बनाता है एक ऐसा येलो का दूसरा भी आता है। हमें शायद ये सब सारी चीज़ें नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। यहाँ पे जितनी फर्म होती है अपने एक्शन दूसरे के एक्शन को देख के लेती है, और अपने एक्शन नए एक्शन लेने से डरती है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो बोला स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है यहाँ पे। इनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट तभी बिकेगा अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेलिंग कॉस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने कम किया वो दूसरा वाला आगे निकल जाएगा। तीसरा, ग्रुप बिहेवियर इन ओलिगोपोली, ये लोग बिहेव भी ग्रुप में करते हैं, कई बार आपस में ये लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो ओलिगोपोली थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ग्रुप बिहेवियर रादर देन इंडिविजुअल बिहेवियर। ये लोग ग्रुप में बिहेवियर करते हैं बोला, ठीक। चलो आगे चलने दो बेटा। प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट। बेटा ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में कैसे प्राइस और कैसे आउटपुट डिसाइड किया जाता है, देखो। इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक बिहेवियर अमंग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन। मतलब ये लोग नंबर में तो कम है कि 3 लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तीनों बहुत बड़े हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पावर डिपेंड ऑन राइवल फर्म्स रिएक्शन। तो मेरा प्राइस क्या होगा, मैं तुम पे डिपेंड कराऊंगा। ओलिगोपोलिस्ट फर्म मस्ट स्ट्रेटेजाइज प्राइस चेंजेस, कंसीडर राइवल्स रिस्पांस। राइवल के रिस्पांस पे तय करते हैं चीजें। डिमांड कर्व आर इंटरडिपेंडेंट ड्यू टू शिफ्टिंग रिएक्शन ऑफ वायरल फर्म।
तो मेरा भी डिसीजन चेंज होता रहता है तुम्हारे डिसीजन की वजह से। अच्छा अब एक चीज़ और बताऊँ, इसका मॉडल कैसा होता है। इंडिपेंडेंट प्राइस के मॉडल होते हैं, कॉल नॉट मॉडल है बेटा। अब देखना एक एक करके सारे मॉडल बताऊंगा। स्टेकलबर्ग मॉडल और बर्ट्रेड मॉडल, अब एक एक करके सारे देखना, एग्जाम में पूछते हैं। पहला इंडिपेंडेंट प्राइसिंग मॉडल, फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो कि इसका फीचर नहीं है, बट फिर भी इक्वेट मार्जिनल कॉस्ट टू मार्जिनल रेवेन्यू फॉर आउटपुट डिटर्मिनेशन। अब क्योंकि मैं खुद डिसीजन लूंगा तो मैं तो चाहूंगा ना कि मैं तुमसे कम रहूं। अगर मैं तुमसे तुमसे कम का मतलब कॉस्ट में तुम्हारे पैसे से कम रहूं, तो मैं इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता हूं। अब मैं कितना कम रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बनाया 10 में, बेचूं 15 में, तुम 14 में बेच दो, मैं 14 में बेचूं तुम 13 में बेच दो। तो मैं कोशिश करता हूं मैं अपनी कीमत को कॉस्ट के बिल्कुल बराबर रखूं। तो यहाँ पे बोला मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नॉट मॉडल क्या कहता है, फर्म सेट आउटपुट लेवल बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइवल्स बिहेवियर। हम यहाँ पे अपना आउटपुट डिसाइड करते हैं राइवल के बिहेवियर में। अब यहाँ पे प्राइस तय नहीं किया, क्या सिर्फ क्या किया, फर्म सेट आउटपुट लेवल इतना बेचेंगे। स्टेकलबर्ग मॉडल, फर्म सेट आउटपुट फर्स्ट, फॉलोअर्स रिस्पॉन्ड स्ट्रेटेजिकली। मतलब हमने तुमको देखकर अपना आउटपुट डिसाइड किया, और यहाँ पे हमने आउटपुट डिसाइड किया, तुमने मुझे देखा। तो कॉर्नॉट में हम तुमको देखेंगे, स्टेकलबर्ग में तुम हमको देखोगे। बर्ट्रेंड मॉडल, फर्म सेट प्राइस इंडिपेंडेंटली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब यहाँ पे ना हम अपना प्राइस सेट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। मुझे तुमसे आगे नहीं निकलना है, मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे एक आता है बेटा ओलिगोपोलिस में कॉल्यूड, मतलब मिल जाते हैं, किस लिए, टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट ऑफन थ्रू द प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट। और प्राइस फिक्स कर लेते हैं कई बार, ऐसा जानबूझ के करते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि पेप्सी और कोका कोला ये दोनों कंपटीशन में हमें सस्ता बेच रहे हैं, हमारा बेवकूफ़ बना है। दोनों ने आपस में बैठकर डिसीजन ले लिया कि भैया इतने में बेचेंगे, नहीं तो वो पेप्सी के अंदर पानी ही तो है। डन, चलो सर, अच्छा आपने पिए भी है क्या कभी, चलो सर। कार्टल लाइक ओपेक ऑपरेट टू कंट्रोल मार्केट आउटकम डिस्पाइट लीगल स्क्रूटनी। इतनी सारी लीगल स्क्रूटनी होने के बाद भी आप भी देखो पूरी दुनिया में ओपेक नाम से, सऊदी अरेबिया में तेल वगैरह की, जिन्होंने ओपेक बना लिया है और वो कीमतें अपने हिसाब से तय करती है। चलो अगला प्राइस लीडरशिप देख लो बेटा। प्राइस लीडरशिप बेटा, फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ कार्टल। कार्टल आर एग्रीमेंट अमंग फर्म टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एंड ऑफन इन्वॉल्व अ सबसेट of producer. They aim to increase market power and earn monopoly profit, especially in elastic demand scenario। ध्यान से सुनना, हमें पता है कि हम जो बनाते हैं, मतलब मेरे जैसे 4-5 लोग जो बनाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनाता, और मार्केट में हमारे गुड्स की बड़ी डिमांड है, लेकिन हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। हमने कंपटीशन कर रखा है, कीमतें कम हो गई हैं, क्यों, क्योंकि मैं आउट ना हो जाऊँ मार्केट से, इसलिए मैं तुमसे कम बेचता हूँ, तुम मेरे से कम बेचते हो। ऐसे करते 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 हम लोग बिल्कुल ही कॉस्ट के पास आ गए, मतलब हम अपनी चीज़ों को कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं। डन। लेकिन इससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, प्राइस लीडर बन जाते हैं, आपस में सब मिल जाते हैं और चीज़ों को उस हद पर ले आते हैं जहां पे हम अपनी चीज़ों को इस प्राइस पे बेचें कि हमें प्रॉफिट हो। डोमिनेंट फर्म में अडॉप्ट अ लीव एंड लेट लीव अप्रोच टुवर्ड स्मॉलर फ्रेंच फर्म। प्राइस लीडरशिप स्ट्रेटजीज इंक्लूड, अब यहाँ पे बोला पहला फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ कार्टल। पहला क्या बोला कि आप कार्टल बना लो, मुनाफा काट दो प्राइस लीडरशिप लेने के लिए। दूसरा क्या बोला, डोमिनेंट फर्म क्या कहती है, जो प्राइस की लीडर होती है वो अपनी कीमतें हाई रखती है, इसलिए कि देखो वो तो बड़ी है, पैसा कमाए, छोटी फर्म्स भी यहाँ से आउट ना हो जाए। वो कहते हैं हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा लो। सेटिंग प्राइसेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कंसिडरिंग फ्रिंज बिहेवियर, फर्म का बिहेवियर। अच्छा, लो कॉस्ट फर्म लीडरशिप ये क्या होता है सर, सेटिंग प्राइस टू अलाउ प्रॉफिट टू द फॉलोअर्स। ठीक है, सेटिंग प्राइसेस टू अलाउ प्रॉफिट फॉर फॉलोअर्स। लो कॉस्ट फर्म प्राइस लीडरशिप को फॉलो करके अपना फिर थोड़ा सा मुनाफा बना लेती है। अब ऐसे समझो ना कि सर कुछ प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, सब लोगों ने उनकी ब्रांड वैल्यू है, गुडविल वैल्यू, उसी का सामान खा रहे हैं, उसी का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन हम छोटी फर्म, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हम उससे थोड़ी सी कीमतें कम रखते हैं, इसका मतलब हमें मिलेगा, हमें कस्टमर भी मिलेगा कीमतों की वजह से, लेकिन गुडविल की वजह से नहीं मिलेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्राइस फिक्सिंग इन ओलिगोपोली। Fixing price in oligopoly is intricate due to strategic interaction among firms. Different types of price leadership strategies cater to various market condition and competitive dynamics। अब बोला ये complexity है
प्राइस फिक्सिंग का ओलिगोपोली में ये बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि क्या प्राइस रखे कहीं फर्म से हम आउट ना हो जाए। इसमें इन्होंने बोला कि इस इंट्रिकेट है, मैंने बोला क्यों, कहता है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो मेरा है ना एक स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन में कमी है। अगला, different type of price leadership strategies cater to various market condition and competitive dynamics। अब आगे चल रहे हैं सर, अब आया था किंग्ड डायग्राम। किंग्ड डिमांड डायग्राम कैसा होता है, आप ऐसा देखो कि सर एक बार मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने क्लास में कराया, ये ऐसा होता है बेटा किंग्ड, डन। और कीमतें यहाँ पे तय है बेटा, कीमतें यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बन गया, ऐसा होता है, मतलब फ्लैट नहीं होता, ऐसा होता है किंग्ड वाला, डन। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह देख लो बेटा। स्विजी किंग्ड डायग्राम कर्व मॉडल क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली वेयर प्राइस रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट कॉस्ट चेंजेस। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने रखा प्राइस, यहाँ पे रखा क्वांटिटी, देखो प्राइस में इतना चेंज, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, क्यों, क्योंकि किंग्ड होता है। दोबारा बना के दिखाता हूँ बेटा, लो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, वरना कहोगे सर ने कराया नहीं। अरे सर आपको पास कराना चाहते हैं दोस्त, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे तय हूँ, मेरा इस प्राइस पे ये क्वांटिटी बिकता था, ठीक। अब अगर प्राइसेस इतने भी कम होंगे ना, देखो कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता क्वांटिटी में, ठीक। तो ये हो गया किंग। अब लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी में इतना कम होने के बाद भी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े प्राइसेस के चेंज क्वांटिटी में बहुत बड़े चेंजेस नहीं करते हैं। कई बार बहुत बड़ी क्वांटिटी में चेंज बहुत बड़ा प्राइसेस में चेंज नहीं करते, ये किंग है बेटा। इसको एक्सप्लेन किया किसने, स्विजी ने। डिमांड कर्व हैज अ किंक एट द प्रिवेलिंग प्राइस, इलास्टिक अबव और इन इलास्टिक बिलो, डन। क्या बोला, इलास्टिक अबव इन इलास्टिक बिलो। Above the prevailing price, demand is elastic due to the competitive reaction on the price cut. Below the pricing level, demand is elastic and the rival do not follow the price increase. अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी कीमतें बढ़ाते हो ना, सुनना मेरी बात, ऐसा किंग का शेप का रीजन क्या है। पहला, किंग शेप का रीजन क्या है बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा, बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुना, बोला कि अगर अबव द प्राइस प्रिवेलिंग रेट है, जो प्राइस चल रहे हैं ना, आप उससे ऊपर चले गए हो, तो डिमांड तो इलास्टिक है ड्यू टू द कम्पिटिटिव रिएक्शन टू प्राइस कट। अब कंपटीशन वाले हैं ना, जो आपके कंपटीटर हैं, उसको इसका फायदा मिलेगा, डन। लेकिन अगर बिलो द प्राइस लेवल डिमांड इज इनलास्टिक, राइवल डू नॉट फॉलो द प्राइस इंक्रीज। मतलब आप अगर प्राइस बढ़ाओगे, कंपटीटर नहीं बढ़ाएगा, कंपटीटर एंजॉय करेगा, उसकी क्वांटिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइसेस घटाओगे, राइवल तुरंत अपनी प्राइसेस घटा देगा। तो मतलब यहाँ पे प्राइस के घटाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कंपटीटर भी घटा देगा तो क्वांटिटी सेम रह जाती है। लेकिन प्राइस बढ़ाने से आप मार्केट से आउट हो जाते हो, क्योंकि कंपटीटर अपने प्राइस घटाता नहीं है और बढ़ाता नहीं है, उसकी प्राइसेस में चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ऐसा किंग बन जाता है बेटा। अदर इंपॉर्टेंट मार्केट का फॉर्म है बेटा, एक मार्केट का फॉर्म है डुओपोली, जहाँ पे दो ही प्लेयर होते हैं, टू फॉर्म। एक है मोनोस्पोनी, ये क्या है बेटा, मोनोस्पोनी मार्केट विद अ सिंगल बायर, प्रोडक्ट और प्राइसेस कॉमन इन द फैक्टर मार्केट। अब यहाँ पे क्या बोला, मोनोस्पोनी का मतलब है सिंगल बायर होगा, डुओपोली में दो सेलर होंगे। अच्छा, अब अगला है बेटा ओलिगोस्पोनी, मार्केट विद अ फ्यू लार्ज बायर रेलिवेंट इन मार्केट फैक्टर मार्केट, मार्केट इन अ फ्यू, क्या बोला, फ्यू लार्ज बायर रेलिवेंट इन द फैक्टर मार्केट। लेकिन ये फैक्टर मार्केट होता है, शुरू में मैंने आपको बताया दो मार्केट होता है, एक वो जहाँ पे कंज्यूमर गुड बिकते हैं और एक वो जहाँ पे फैक्टर बिकता है। मतलब एक वहाँ पे जहाँ पे कंज्यूमर गया सामान खरीदने, लेकिन वो है जहाँ पे प्रोड्यूसर गया है अपने वो सामान खरीदने जिससे वो बनाएगा, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। बायलेटरल मोनोपोली क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर। क्या बात है, बायलेटरल मोनोपोली, तुम भी एक हम भी एक, ये तो इश्क लड़ाने जैसा हो गया, डन। चलो सर, यहाँ पे ये खत्म होता है, आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दें बेटा, ठीक। चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, ठीक। चलो बाय।